बीएससी प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिंदी की कक्षा में नव वर्ष की इस शुभ वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी छात्राओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं। और हमने जो चर्चा छोड़ी थी उसकी पुनः आवृत्ति करेंगे, स्मरण करेंगे। हम रांगे राघव के रिपोर्टाज अदम्य जीवन पर चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रेमचंद काल के प्रमुख प्रगतिशील लेखक रांगे राघव के रिपोर्टाज अदम्य जीवन में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अकालग्रस्त बंगाल के गांव की पीड़ा का बखान लेखक कर रहे हैं। एक रिपोर्टाज के रूप में हम इसे पढ़ रहे थे और लेखक ये निष्कर्ष दे रहे थे कि जहाँ भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्य के अंदर चिरंजीवी रहने की जो अपराजित स्थिति है, जो साहस है, वह हमेशा विद्यमान रहता है। जीवन के अंदर मनुष्य की जीने की इच्छा सभी मुसीबतों को सहन करती हुई निरंतर आगे बढ़ती है और यही अदम्य जीवन का एक साहस है। उससे आगे अब हम बढ़ रहे हैं। जगह जगह पर कब्र थी, उन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। आगे चर्चा कर रहे हैं। कहीं कहीं कब्रें टूट गई थीं। सामने के 2 घर बिल्कुल टूट गए थे, उनके केवल चबूतरे बाकी थे। सामने एक गाय घास चर रही थी। पेड़ों की छाया में अनेक कब्रें सोई पड़ी थीं। लड़के ने कहा, यह है आदू मियाँ का घर, मर गया बेचारा। उसके घर में 19 आदमी थे, अब कोई भी नहीं बचा है। वायु सनसनाती हुई बह गई। आदू मियाँ यहाँ बैठकर हंसता था, आज उसका कोई पता नहीं। लड़के को घर का एक एक प्राणी याद था। अभी कल ही की तो बात थी, मगर निर्विकार खड़ा था। निर्विकार अर्थात कोई भावहीन था वाली स्थिति हो गई थी कि जब व्यक्ति के सामने इतने दुखों का पहाड़ सामने से गुजर जाए तब व्यक्ति सारे भावों से शून्य हो जाता है। वह मन स्थिति उसकी दिखाई दे रही थी। मानवीय भावनाएं कितनी कठोर हो गई थीं। सहसा आगे चलकर वह एक कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, बाबू, यह मेरे बाप की कब्र है। बस मैं इतनी कब्रों में से इसे पहचानता हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता था। सचमुच वह मेरे ही लिए मर गया। लड़का कुछ ठिठुर गया। मैंने देखा। डॉक्टर चौंक उठा। वह मुझसे बोला, यह मुसलमान होकर कब्र पर खड़ा है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। भट्टाचार्य जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने लड़के से वही प्रश्न दोहरा दिया। लड़का क्षण भर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं बाबू, कहीं पैर रखने की भी तो जगह नहीं। कहाँ तक कोई कब्रों को बचाता हुआ उनका चक्कर देकर चले। इतनी ताकत है कितनों में। आप देखिए कितना सटीक और कैसा हृदय विदारक चित्र इन 2 पंक्तियों के अंदर लेखक ने कर दिया है कि वह कह रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि कब्र के ऊपर या जहाँ दफनाया हो, जहाँ उसे जलाया हो, वहाँ पर इस प्रकार से उसके ऊपर चला जाए क्योंकि वो सम्मानित है। लेकिन
बच्चा किस प्रकार से जवाब दे रहा है देखें कि सभी ऐसा करते हैं बाबू, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं है, सर्वत्र कब्र ही कब्र है। और दूसरा ये कि बचाते हुए चलेंगे तो इतनी क्षमता, इतनी ताकत कहाँ है शरीर के अंदर कि इतने चक्कर काटकर आगे बढ़ा जाए। हम लोग आगे बढ़े। भट्टाचार्य जी एक आदमी से कुछ बातें करने लगे। वह आदमी कह उठा, गांव कमेटी के, यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं, चोर। कोई हमारी परवाह नहीं करता। रिश्तेदारों को कार्ड देते हैं, अपनों को देते हैं, हमारी क्या पूछ। दूसरा आदमी चलते चलते रुक कर कह उठा, हम में एका नहीं है, वरना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करें। तब तो बंगाल अभी जीवित है। आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का संस्कृति जनक सिर पर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है तो इन्हें भूखों मारने वाले नर पिशाच नाज चोरों का अंत दूर नहीं। लेखक निरंतर आशावादी है कि यदि हम सब में एकता होगी, हम अपने संघर्षों से निकल पाएंगे और कुछ न कुछ परिणाम सामने आएगा। एकाएक लड़का एक झोंपड़े के पास पहुंचकर रुक गया। हमने देखा भीतर कुछ जुलाहे साड़ियाँ बुन रहे थे। लड़के ने कहा, ढाके की साड़ियाँ प्रसिद्ध है ना बाबू, अब यही 2-4 घर रह गए हैं और कुछ दिन बाद शायद, अर्थात कहने का मतलब वह चुप हो गया कि ये भी न रहें तो ये जो यहाँ पर हाथ का काम चलता था वह ही शायद लुप्त हो जाएगा। वह कहते कहते चुप हो गया। जुलाहे काम छोड़कर हमारी ओर देख रहे थे। सामने ही एक औरत बैठी थी। वह विधवा थी। उसके घर के 10 आदमी मर चुके थे और सामने केवल 3 अनगढ़ कब्रें थीं। अधिकांश घरों की टीनें उखड़ गई थीं और न जाने कितनों ने भूख से लड़ने के लिए अपनी टीनें बेच दी थीं। भट्टाचार्य जी ने उंगली से दिखाते हुए कहा, वह सामने एक भद्रलोक का घर था, उसे भी टीन बेच देनी पड़ी, क्योंकि सहसा वे रुक गए। बात पलटकर उन्होंने कहा, वे जो टीनें दिखाई दे रही हैं उखड़ी उखड़ी, इसकी वजह यह नहीं कि उसके मालिक उन्हें बेचना नहीं चाहते थे, मगर इसलिए कि उनमें इतनी ताकत ही नहीं रही थी कि उठाकर उन्हें बाजार तक भी ले जाएं, और यही कारण है कि लेखक रुक गए हैं। अर्थात दीनहीन, जीर्ण शीर्ण, निर्बलता की जो दशा है उसका बड़ा ही हृदय विदारक चित्र यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है। मैंने देखा घर के चबूतरे के बीचों बीच एक कब्र थी। यह भी एक मनुष्य था जो अपने घर का वक्ष स्थल फाड़ कर सो रहा था। फोड़ों की तरह वे कब्रें जगह जगह सूजी हुई सी दिखाई दे रही थीं। ये जो चित्रात्मक शैली है लेखक की, जो संवेदनात्मक शैली है, जो हम सब के भीतर ऐसे ऐसे चित्र प्रस्तुत करते हुए संवेदनाएं जगाती हुई आगे बढ़ती है, यही रिपोर्टाज का मूल मकसद होता है, जिसमें लेखक पूर्णतः सफलता प्राप्त करता चला जा रहा है। धूप तेज हो चली थी। हम हाट में पहुंच गए थे। मछलियों की बू वातावरण को भेद रही थी। एक बूढ़ा व्याकुल सा भागा जा रहा था। भट्टाचार्य जी ने बताया उसे उस समय तीव्र ज्वर था, जिसके कारण उसका दिमाग ठीक नहीं था। अर्थात उसके भागने का जो कारण था वह भी दिमागी बुखार होने के कारण उसे पता नहीं था कि उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं और अपनी क्षमता से अधिक भागा जा रहा था।
हाट के एक कोने में स्थानीय डॉक्टर की एक डिस्पेंसरी थी, छोटी सी गमगीन सी। डॉक्टर के दिल में यह मुफ्त दवाखाने खोले जाने की बात जमती नहीं थी। आखिर वह फिर क्या खाएगा? हमारे डॉक्टर ने उसे बातचीत की। उसके पास न कोनैन थी, न सिनकोना, और न गांव में हर घर में मलेरिया का रोगी था। बच्चे की अर्थात दवा न थी और गांव में हर घर में मलेरिया का रोगी था। बच्चे की तिल्ली और जिगर बढ़े हुए थे। दवाखाने के एक बेंच पर बैठा एक आदमी कह रहा था, हर एक चीज़ चोर बाजार में है, हर एक चीज़ पर मुनाफाखोरी हो रही है, कोई करे तो क्या करे। इससे अधिक अमानवीयता का चित्र और क्या हो सकता है कि जहाँ लोग मर रहे हों और ऐसा वर्ग जिनको इनकी कोई खैर खबर नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई संवेदना नहीं, और वह ऐसे समय में भी मुनाफाखोरी की बात सोच रहा हो। लेखक ने सर्वत्र एक टॉर्च दिखाने की, एक प्रकाश डालने की चेष्टा निरंतर यहाँ पर की है। आगे कहते हैं, एक औरत जो पास में खड़ी थी कहने लगी, तुम डॉक्टर हो, पहले क्यों नहीं आए? जाने कितनी जानें बच जाती। यहाँ एक सरकारी दवाखाना है जिसमें कोई ख़ास दवाई नहीं, मरीजों की तो कोई ख़ास तवज्जो नहीं। कहाँ डाकेश्वरी मिल नंबर 2 में तुम्हारा दवाखाना है, अब वहीं आएंगे कल से, 4-5 मिल तो हैं ही। उस समय उस औरत की बात अनसुनी करके खैराती अस्पताल का असिस्टेंट डॉक्टर मुझसे कह रहा था, हमने 75% आदमियों की हालत सुधार दी। भट्टाचार्य जी मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कान अंदर की व्यंग्यात्मकता थी कि हम सब जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। एक और हमारे शासक बोल रहे थे, दूसरी ओर वही बात जनता कह रही थी। अर्थात लेखक यहाँ बताना चाहता है कि जनता और शासक में करनी और कथनी का जो भेद है वो स्पष्ट हो रहा था। सामने अनेक जर्जर रोगी खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, बुझी हुई आँखें, उभरी हुई पसलियाँ और वही भयानक चर्म रोग। यहाँ से हम लंगर खाने की ओर चल दिए। लंगर खाने और जगह बंद हो गए हैं, किंतु यहाँ अभी तक खुले हैं। खुले हुए मैदान में पेड़ों की छाया में 3 भट्टियाँ खुदी हैं। एक बड़ों का लंगर खाना है जहाँ खिचड़ी बंटती है। करीब 100 आदमी आज भी उस पर पलते हैं। मैली कुचैली औरतों के जमघट में कुछ बैठी चूल्हा फूंक रही थीं। एक औरत ने बताया कि बच्चे के 2 लंगर खाने लगते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों में से 100 बच्चे खाते हैं। 7.5 सेर खिचड़ी बंटती है और कुछ मछली, बस इतना ही। किसी तरह लोग जी भर रहे हैं। भट्टाचार्य जी ने बताया कि फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट इन्हें चला रहा है। मैं और भट्टाचार्य आगे चल पड़े। फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भट्टाचार्य जी कहने लगे, तुमने देखा 7.5 सेर, 100 में कितना पड़ा? सामने भट्टी में से धुआं निकलकर ऊपर घुमड़ रहा था। आज सारा बंगाल महानाश की आग पर लटका भुन रहा है और चारों ओर से राक्षस मानो उसे चबा जाना चाहते हैं। इतने में डॉक्टर आ गया। उसके साथ एक औरत थी जो रो रही थी। मुझे बड़ा विस्मय हुआ, यहाँ लोग अभी तक रो सकते हैं, तब तो इनमें हृदय है। वह कह रही थी, दवा खाना लेकर अब आए हो, पहले आते तो मेरे बच्चे तो बच जाते। अरे वह माँ थी, उसके 6 बच्चे मर गए थे और सिर्फ 2 बचे थे। मैं अब यहीं लंगर खाने में काम करती हूँ। किसी तरह पेट भर जाता है, भीख नहीं मांगी जाती बाबू। और फिर वह रो पड़ी, मेरे बच्चे। दिल कड़ा कर हम लोग वहाँ से चल दिए। वह आँखों में
आंसू भरे हमें शत शत आशीर्वाद देती सी ज्यों की त्यों खड़ी रही। खेतों में कब्रें चुपचाप उदास सी सोई पड़ी थीं, जिन्हें चिथड़ों में लिपटा एक बुढ़ा एक पेड़ की छाया में बैठा विरक्त भाव से देख रहा था। एक टूटी सी दीवार में 3 आले अब भी खड़े थे, मगर घर नहीं थे। 8 घर विध्वस्त पड़े थे। उनके सामने बराबर बराबर में 3 कब्रें पड़ी थीं और एक नवयुवक जो देखने में बूढ़ा लगता था उसकी ओर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वे सब एक दिन जुलाहों के घर थे, पर अकाल के ताने और बीमारियों के बाने ने सहसा उनके जीवन व्यापार का अंत कर दिया था। दिन में नहीं रात को भट्टाचार्य जी कहने लगे। गांव में कब्रिस्तान की सी छायाएं नाचने लगी थीं। सिद्धिरगंज कभी भी नहीं भूलेगा कि एक दिन आदमी के बनाए अकाल ने उसका सत्यानाश कर दिया था। अकाल का जन्म कौन देता है? यही मानव जाति, जो स्वयं इस प्रकार के पर्यावरण के विरुद्ध कार्य करती है, आनंद लेती है, और जब इस प्रकार का सत्यानाश चारों तरफ मंडराने लगता है तब भयभीत होकर आपस के अंदर ही परस्पर ही एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाती है, एक दूसरे के लिए सहयोगी नहीं बन पाती है। यह सारी जो वस्तु स्थिति है, यह हमें निरंतर लेखक बताते चले जा रहे हैं कि दिन में ही नहीं रात को। भट्टाचार्य जी कहने लगे, गांव में कब्रिस्तान की सी छायाएं नाचने लगती हैं। सिद्धिरगंज जो जगह है जहाँ पर ये भ्रमण करके सारी चीज़ें बता रहे हैं, सिद्धिरगंज कभी भी नहीं भूलेगा कि एक दिन आदमी के बनाए अकाल ने उसका सत्यानाश कर दिया था। ये अकाल आदमी स्वयं गढ़ता है, स्वयं निर्माण करता है, पर्यावरण को नष्ट कर देता है। उसके साथ में एक संतुलन नहीं बनाए रखता है। उसका जब शोषण करने लगता है, पृथ्वी का, हवा का जब शोषण होने लगता है, तब यह स्थिति पैदा होती है, भयावह स्थिति, जिसका चित्र लेखक ने खींचा है। जो आदमी अपनी हड्डियों से, दधीची की हड्डियों से यह अमर कथा लिख गए हैं, बंगाल उनके ज्वलंत स्मृति को कभी नहीं भुलाएगा। दधीची ऋषि की हड्डियों का दान हमें याद है कि जब राक्षसों से लड़ाई लड़नी थी तब देवता लोग दधीची ऋषि के पास पहुँचे थे। उनके तप से, उनके शरीर की हड्डियों के बल से उन्होंने अपनी अमरता पुनः प्राप्त की थी। वही स्थिति यहाँ पर लेखक अपने द्वारा बंगाल के ज्वलंत स्मृति को रखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर भी सर्वत्र हड्डियों के ढांचे दिखाई देते हैं। वहाँ पर तो राक्षसों के ऊपर विजय थी, यहाँ मानव को मानव ने ही निगल लिया है। मानव ने पर्यावरण को निगल लिया है और इसके कारण पर्यावरण ने भी उनको निगल डाला है। मेरे मुंह से हठात निकल गया, उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुलाएगा। भट्टाचार्य जी, मानवता उसे कभी नहीं भुला सकेगी। डॉक्टर आगे आगे चल रहा था। हम लोग लौट रहे थे। नदी की पतली धारा में कुछ नंगे लड़के नहा रहे थे, जिनकी पतली हड्डियों से टकराकर छोटी छोटी लहरें मानो निराश उदास लौट जाती थीं। उन्होंने हमें देखा और संवेद स्वर से चिल्ला उठे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गर्व से मेरी छाती फूल उठी। कौन कहता है कि बंगाल मर गया है? जहाँ भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्यों के बालकों में क्रांति को चिरंजीवी रखने का अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी नहीं मर सकता। हड्डी हड्डी से लड़ने वाले यह योद्धा जीवन की महान शक्ति को
अभी तक अपने में जीवित रख सके हैं। संसार कहता है स्टालिनग्राड में लोग खंडहरों में से लड़े थे और उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने बर्बरता की धारा की रोककर रूस को गुलाम होने से बचा दिया। किंतु मैं पूछता हूँ, क्या सिद्धिरगंज दूसरा स्टालिनग्राड नहीं है? मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर यहाँ जान दे चुका है। वे भीषण रोगों का शिकार हो चुके हैं। उनके घर खंडर हो गए हैं। कब्रों से ज़मीन ढक गई है। नदियों में लाशों की सड़ान एक दिन दूर दूर तक फैल गई थी। किंतु मनुष्य का साहस जीवित है। आज भी बंगाल के बच्चे क्रांति को नहीं भूले हैं। क्या इन योद्धाओं ने भारतीय संस्कृति की जड़ों पर होने वाले आघात को सहकर आज संसार को यह नहीं दिखला दिया कि जनशक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती, वह कभी मर नहीं सकती? जब फासिस्टवाद से भी बर्बर नर पिशाच मुनाफाखोरों ने नाज पर बैठकर जहर उगला, कपड़ा चोरों ने उनकी बहू बेटियों को निर्लज्ज होने दिया, तब भी क्या इन्होंने सिर झुकाया? नहीं, ये वीरों की तरह लड़े हैं। आज सिद्धिरगंज के पृथ्वी शहीदों के मज़ारों से ढक गई है। युग युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण बंगाल जैसी शस्य श्यामला भूमि में भी मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा था और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला था कि मानवता जीवित रहना चाहती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज अकाल का वह पहला भीषण स्वरूप समाप्त हो चुका है, किंतु रोगों की वर्षा आंधी के बाद प्रलय उमड़ा रही है और इस समय भी लोग कहते हैं बंगाल का अकाल समाप्त हो चुका है, पर आज यह कुछ नहीं तो महामरण का भीषण नृत्य है। जब हम लोग सिद्धिरगंज से लौट रहे थे, शीतलता की प्रशांत धारा में नहाता हुआ एक आदमी गा रहा था, सोनार बांग्ला होलो शौशान एक साथे सबे चल। उसका यह स्वर दूर दूर तक लहरों पर फैल उठा था। निश्चित ही रांगे राघव की यह प्रस्तुति जो रिपोर्टाज के रूप में हमने पढ़ी, अदम्य जीवन, इतने विभत्स चित्रों के बीच, इतने हृदय विदारण करने वाले चित्रों के बीच हम लेखक के साथ निरंतर चल रहे थे। लेखक ने स्थान स्थान पर लोगों की भुखमरी, दीनहीन, जीर्ण शीर्ण दशा को बखूबी प्रस्तुत किया और साथ ही एक टीस, एक दर्द निरंतर हमारे मन के अंदर उभरता चला गया। सिद्धिरगंज के बारे में एक रिपोर्टाज के रूप में लेखक ने प्रस्तुत की। आज हम सभी कोविड-19 के बुरे दृश्यों को देख चुके हैं। उनकी समस्त रिपोर्ट निरंतर टीवी पर देख रहे हैं, देख चुके हैं किस तरह की लाशें निरंतर सामने से गुजरती चली जा रही हैं और व्यक्ति को ऐसी स्थिति के अंदर भी कुछ करने की सक्षमता पैदा नहीं हो पा रही है। वही जबकि आज हम वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कुछ
प्रगति कर चुके हैं, लेकिन बंगाल का यह जो दृश्य है, ये लगभग 1 शताब्दी का दृश्य है, इससे पहले का दृश्य है। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी स्थिति उस समय रही होगी जबकि मलेरिया पर कंट्रोल नहीं था, जबकि तपेदिक बीमारियों पर कंट्रोल नहीं था, इस प्रकार की जो महामारियां हैं वो हमारे देश में, पूरे विश्व में हर शताब्दी पर आती हैं। और इस प्रकार से हम यदि अपने पर्यावरण को सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, पर्यावरण के प्रति यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देने की बात नहीं सोचेगा, पूरे पाठ से हमें जो सामने आता है वह हमें इस चीज़ को इंगित करता है। हमें सोचना होगा और हमें करना भी होगा, सोच के ही काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें आगे बढ़ के अपने पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य देना होगा। चाहे हम पॉलीथीन मुक्त करने की बात सोचें, चाहे हम पेड़ लगाने की ओर बढ़ें, चाहे हम अपने आसपास के अंदर ये वाली जो गलतियां लोगों के द्वारा हो रही हैं उसके लिए उन्हें संवेदनशील बनाने की ओर प्रेरित कर पाएँ। कम से कम हम जितना कर सकते हैं उतना बीड़ा हमें अवश्य उठाना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को एक स्वच्छता प्रदान कर सकें अपना योगदान देकर। बहुत बहुत धन्यवाद।